नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गर्ल्स क्लासेस पर। और इस समय हो रहा है ज्योग्राफी के जो 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाले वीडियो के री एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इन पर बात करने का। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि नई नई वीडियोस की अपडेट आप तक समय से पहुंचती रहें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। लिखा हुआ है, देवदार के वृक्ष सामान्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो देवदार के यदि हम वृक्षों की बात करते हैं तो देवदार के वृक्ष सामान्यतः उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का मतलब होता है ऐसे वन जो साल भर हरे भरे रहते हैं, यानी कि इन पर पतझड़ नहीं आता, तो उन वृक्षों में आते हैं। देवदार की यदि हम बात करते हैं तो देवदार एक लंबे समय तक जीवित रहने वाले पौधों में से एक है। औसत आयु के करीबन इसका कहा था कि 500 वर्ष के समथिंग इसकी आयु हो सकती है। तो ये किस में पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। लिखा हुआ है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ये सदाबहार वृक्षों से बना वन है। वे जलवायु क्षेत्र की विस्तृत श्रृंखला में पाए जाते हैं और इसमें शंकुधारी और होली जैसे पेड़ शामिल हैं। ठंडी जलवायु में यूकेलिप्टिस, बलूत, बबूल और बेंसिया पाए जाते हैं। अधिक तापमान वाले क्षेत्र एवं वर्षा वनों में साग, साल, देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की बात हो रही थी। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में कौन से बनाते हैं? आपके देवदार के आते हैं, साल के आते हैं, साग के बनाते हैं। वो किस में आते हैं? इसी में शामिल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाइजर नदी कहाँ पर गिरती है? अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नाइजर नदी कहाँ पर गिरती है। तो नाइजर नदी के बारे में दे रखे हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि यह आर्कटिक सागर में गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, गिनी की खाड़ी में गिरती है, या प्रशांत महासागर में गिरती है। तो नाइजर नदी की यदि हम बात करते हैं तो नाइजर नदी जो है वो गिनी की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? गिनी की खाड़ी में गिरती है। यानी कि नाइजर नदी गिरने का जो उसका स्थान है वो कौन सी है? गिनी की खाड़ी। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। लिखा हुआ है, यह पश्चिम अफ्रीका की प्रमुख नदी है जो लगभग 4180 किलोमीटर में फैली हुई है। इसका जल निकासी बेसिन क्षेत्र में यदि बात की जाती है तो 21,17,700 किलोमीटर है। यह गिनी ऊंचाई और दक्षिण पूर्वी गिनी का स्रोत है। यह एक विशाल डेल्टा बनाता है जिसे नाइजर डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यह अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है, इसलिए गल्फ ऑफ गुइनिया यानी कि तीसरा, ठीक है, जो इस यहाँ पर सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है, हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषता है। यदि हिमालय की नदियों की बात करते हैं तो ये निक्षेपों के धनी होते हैं, ये बारहमासी होते हैं, ये वर्षा आधारित है, ये नौका विहार के लिए उपयुक्त हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों का क्वेश्चन है ये कि हिमालय से निकलने वाली नदियां कैसी हैं। ठीक है, तो यदि हिमालय की नदियों की बात करते हैं तो हिमालय से निकलने वाली नदियां जो होती हैं बारहमासी होती हैं। बारहमासी का मतलब है कि ये साल भर, वर्ष पर्यंत कैसे हैं? प्रवाहित होती हैं। इनमें जल थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है लेकिन पूरे वर्ष इनमें जल की उपलब्धता बनी रहती है। इसीलिए इन नदियों को बारहमासी या सतत प्रवाहनी या आप कहा जाता है कि जो है साल भर जल से भरी रहने वाली नदियों में शामिल की जाती हैं। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियां कैसी हैं? ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियां हैं। विशाल हिमखंडों के पिघलने से नदियों का निर्माण होता है, तो इसीलिए क्या है कि इनमें वर्ष भर जल की उपलब्धता बनी रहती है। तो हिमालय की नदियां कैसी हैं? हिमालय की नदियां बारहमासी हैं। अब इसमें लिखा हुआ है, हिमालय की प्रमुख नदियों की यदि बात होती है तो सिंधु, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सरस्वती, सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र हैं। ये सभी नदियां सामूहिक रूप से 2250 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती हैं। हिमालय को 19 प्रमुख नदियां बहती हैं। इस तरह सही विकल्प आपका बी है। ठीक है, यानी कि जो महत्वपूर्ण नदियां हैं भारत में बहने वाली, उनमें अधिकांशतः किससे हैं? हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। और सही आंसर यहाँ पर कौन सा था? इसमें सही आंसर था बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी शीत जल धारा है?
यानी कि ठंडी जलधारा कौन सी है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, लिखा हुआ है गल्फ स्ट्रीम है, वेनेजुला है, लेब्राडोर है, इनमें से कोई नहीं। यदि हम शीत जलधाराओं की बात करते हैं तो शीत जलधाराओं में जो आपकी लेब्राडोर की जलधारा है, लेब्राडोर, ठीक है, कौन सी, लेब्राडोर की जलधारा शीत जलधाराओं में शामिल की जाती है। यानी कि शीत जलधारा कैसी है, लेब्राडोर की जलधारा कैसी है, शीत जलधारा है। लेब्राडोर उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक ठंडे पानी की धारा है जो लेब्राडोर के तट के साथ साथ आर्कटिक महासागर से दक्षिण की ओर बहती है और नोवा स्कोटिया के पास कनाडा के पूर्वी तट के साथ साथ नई प्राप्त भूमि के चारों ओर से गुजरती है। ठंडे पानी की धारा गर्म उत्तर की ओर बहने वाली गल्फ स्ट्रीम से मिलती है, अतः लेब्राडोर सही विकल्प है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इधर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि यहाँ पर कुछ ग्रह दे रखे हैं और उन ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, शुक्र है, बुध है, पृथ्वी है या शनि है। सबसे छोटा सौर ग्रह की बात हो रही है। तो देखिएगा, अगर हम सौर मंडल में यदि हम शुरुआत करते हैं तो बुध के साथ शुरुआत करते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, आपका बुध है। ठीक है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, बुध है। सूर्य की चारों ओर परिक्रमा सबसे पहले कौन कर लेता है, बुध है। लगभग 90 दिनों के समथिंग ये जो है बुध की सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। ठीक है, करीबन 120 दिन के समथिंग इसका जो है एक औसत वर्ष होता है इसका। तो सबसे छोटे ग्रह में भी किसको शामिल किया जाता है, बुध को ही शामिल किया जाता है। अगर पूछा है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। शुक्र के लिए सांझ का तारा या भोर का तारा बोला जाता है। पृथ्वी को नीली ग्रह के रूप में जाना जाता है और शनि के सबसे ज्यादा उपग्रहों में से एक उपग्रह, मतलब शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, ये उन ग्रहों में से शामिल किया जाता है। तो ये लिखा हुआ है बुध सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे भीतरी ग्रह है। सूर्य के चारों ओर इसकी परिक्रमा में 87.97 दिन लगते हैं। सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे छोटा है, इसका नाम रोमन देवता मरकरी के नाम पर रखा गया है। देवताओं का दूत, 88 दिनों की कक्षीय अवधि, इसलिए बुध सही विकल्प यहाँ पर दे रखा है। अगला लिखा हुआ है प्रसिद्ध नील नदी का संबंध किससे है। प्रसिद्ध नील नदी का संबंध किससे है। यदि हम नील नदी की बात करते हैं तो नील नदी कहाँ पर बहती है, मिस्र के बीच से बहती है। इसे मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। तो नील नदी का संबंध किससे है, नील नदी का संबंध भैया इजिप्ट यानी कि मिस्र से है। नील अफ्रीका में उत्तर की ओर बहने वाली नदी है जो विश्व के सबसे लंबे जल मार्गों में से एक है और अपने प्राचीन इतिहास और इसके तटों के साथ साथ पुरातात्विक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। उपजाऊ निचली नील नदी ने शुरुआती मिस्र की सभ्यता को जन्म दिया और अभी भी गीजा के महान पिरामिड स्पिन का घर है, इसलिए मिस्र इसका सही उत्तर दे रखा है, यानी कि 6 का बी आंसर यहाँ पर सही था। अगले क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। लिखा हुआ है भारत में किस राज्य का सबसे बड़ा तट है। यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे बड़ा तट किसका है, क्वेश्चन ये है। तो यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर गुजरात का तट जो है भारत का सबसे बड़ा तट रेखा, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है। यदि आप गुजरात को देखेंगे तो भारत के नक्शे में कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये अरब सागर है, ये अरब सागर है। तो ये जो प्रांत है, ठीक है, वो किसका है, गुजरात वाला हिस्सा है, गुजरात वाला क्षेत्र है। तो इसकी जो तट रेखा है वो सबसे ज्यादा लंबी है। ठीक है, कहा जाता है कि इसकी समुद्री जो तट रेखा है वो 12 से 14.7 किलोमीटर के आसपास है। तो जरा डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। लिखा हुआ है गुजरात सभी भारतीय राज्यों की सबसे लंबी तट रेखा बनाता है। कुल समुद्र तट ये रेखा या समुद्र तट 12,214.7 किलोमीटर है। भारत की कुल तटीय लंबाई 7,517 है। यदि आप बात करते हैं इस तरीके से भारत के नक्शे की, यदि आप भारत के नक्शे की बात करते हैं, ठीक है, यदि इस तरीके से बात करते हैं तो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है ये तटरेखीय भाग में आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, इधर अरब सागर है। तो इसकी कुल लंबाई 7,517 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 5,423 किलोमीटर
और द्वीप की तटीय लंबाई 2094 किलोमीटर है, इसलिए गुजरात सही विकल्प है। यानी कि गुजरात की कुल तटरेखा कितनी है? 1214.7 किलोमीटर है और सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्यों में गुजरात को शामिल किया जाता है। लिखा हुआ है भारत में सबसे गहरी खदान कहाँ पर स्थित है? खदान, खदान मतलब जहां से कोयला है, पेट्रोलियम है, इनको निकाला जाता है। भारत की सबसे गहरी खदानों की जब बात की जाती है तो कोलार खान जो है वो भारत की सबसे गहरी खदानों में से एक है। कोलार की खान, कोलार की खान भारत की सबसे गहरी खदानों में से एक है। ठीक है, लिखा हुआ है कोलार भारत की सबसे बड़ी सोने की खान है। 1947 के बाद यह 8000 फीट भूमिगत भारत सोने की खान बन गया है। निकटतम शहर कोलार, कुप्पम, कृष्णनगरी अंततः सोने की महंगाई के कारण 28 फरवरी 2001 को बंद हो गया। अतः कोलार सही विकल्प है, क्योंकि कोलार से अब सोना निकलना बंद हो चुका है, तो ये जो है 2001 में इस खदान के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन यदि हम इसकी गहराई की बात करते हैं तो लगभग 8000 फीट यानी कि भूमि के नीचे की बात करते हैं, सतह से 8000 फीट तक इसको खोदा जा चुका है। क्योंकि पहले से सोना प्राप्त होता था लेकिन वर्तमान में अब सोना प्राप्त नहीं होता, तो ये खदान अब बंद हो चुकी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? लिखा हुआ है ओंगे एक जनजातीय समुदाय जो विलुप्त होने के कगार पर है, कहाँ का निवासी है? ओंगे की बात हो रही है। ठीक है, ओंगे संथाल परगना का निवासी है, अंडमान द्वीप का निवासी है, अरुणाचल प्रदेश का निवासी है या लक्षद्वीप का निवासी है? ओंगे अंडमान द्वीप का निवासी है। ठीक है, अंडमान द्वीप पर रहने वाली एक जनजाति है जिसका नाम है ओंगे और जो विलुप्ति की कगार पर है। कारण क्या है कि जो जनजातीय क्षेत्र है उन पर मानवीय जो घुसपैठ है, जो मानवीय दखल है वो ज्यादा है और उसके परिणाम स्वरूप क्या है, यहाँ पर ये जो प्रजातियां हैं वो समाप्त होने की कगार पर आ गई हैं। होंगे ये अंडमान द्वीप समूह के स्वदेशी लोगों में से एक है। परंपरागत रूप से संग्राहक उन्हें भारत की अनुसूचित जनजाति के रूप में नामित किया जाता है। कुल जनसंख्या इनकी केवल कितनी है? 101। कुल जनसंख्या कितनी है? 101 है। भाषा होंगे, धर्म पारंपरिक लोक धर्म है, इसीलिए अंडमान द्वीप सही विकल्प है। यानी कि अब ये केवल समाप्ति की ओर है, केवल इनकी जनसंख्या कितनी रह गई है? 101 ही रह गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कर्नाटक की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और गोदावरी। यदि हम कर्नाटक की सबसे लंबी नदियों की बात करते हैं तो कौन सबसे लंबी नदी है? कृष्णा नदी कर्नाटक की सबसे लंबी नदियों में से एक है। कृष्णा नदी कर्नाटक की सबसे लंबी नदियों में से एक है। कावेरी, तुंगभद्रा और गोदावरी ऑप्शन है, ये सभी दक्षिण की नदियां हैं। गोदावरी को जो है दक्षिण भारत की गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। तुंगभद्रा और कावेरी भी दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों में से एक है। लिखा हुआ है कर्नाटक की सबसे लंबी नदी कृष्णा है। यह गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र के बाद भारत में जल प्रवाह और नदी बेसिन के मामलों में चौथी सबसे बड़ी नदी है। यानी सबसे बड़ी नदी गंगा, उसके बाद जो है आपकी गोदावरी, उसके बाद ब्रह्मपुत्र और फिर चौथे नंबर पर कृष्णा आती है। लगभग 1400 किलोमीटर लंबी बेसिन आकार, 2,58,948 किलोमीटर। स्रोत महाबलेश्वर है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में कराड़ से निकलती है। यानी कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से? महाबलेश्वर से निकलती है। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ में स्थित है। अतः कृष्णा यहाँ पर सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गोकक जलप्रपात, ठीक है, रेवंतकासी बेलगाम में स्थित है। ठीक है, बेलगाम कहां पर है? कर्नाटक में। गोकक जलप्रपात किस जिले में है? बेलगाम। बेलगाम कहां पर है? कर्नाटक में। यदि इतिहास की सीट से यदि आपको याद होंगी तो मैंने बताया था कि इसी जगह पर बेलगाम में ही एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जहां पर गांधी के लिए जो है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया था। गोकल जलप्रपात कर्नाटक के बेलागावी जिले में घाट प्रवाह नदी पर स्थित है। झरना गोकल कस्बे से 6 किलोमीटर दूर है। ऊंचाई 52 मीटर है। औसत चौड़ाई 177 मीटर है। जलकुंड घाट प्रवाह नदी है, अतः यह सही विकल्प है। यानी कि
यहाँ का जो सही आंसर दे रखा था वो कौन सा था, सी था। क्वेश्चन नंबर 12, नंदी पहाड़ियां किसके निकट स्थित हैं? सॉरी, नंदी पहाड़ियां किसके निकट स्थित हैं? बेंगलुरु, मैसूर, हुबली और चेन्नई। यदि नंदी की बात करते हैं तो नंदी दुर्ग जो है, नंदी पहाड़ियां है वो कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक की यदि हम बात करते हैं तो बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो सही आंसर यहाँ पर 12th का ए, नंदी पहाड़ियां कहाँ पर है? बेंगलुरु में। नंदी दुर्ग कर्नाटक राज्य में एक पहाड़ी किला है। ये एक स्थानीय हिंदू मंदिर है जिसमें नंदी की एक विशाल मूर्ति द्वारा संरक्षित योगी नंदीश्वर मंदिर शामिल है। इस जगह की ऊंचाई लगभग 1478 मीटर है। यह कर्नाटक के चिक्काबलापुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो सही आंसर था इसका बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो कर्नाटक लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, देखते हैं 13 नंबर क्या कहता है। कर्नाटक की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी, भाखड़ा नदी, तुंगभद्रा नदी और कोसी नदी। ठीक है, दामोदर, भाखड़ा, तुंगभद्रा और कोसी, इनमें से कौन सी कर्नाटक की प्रमुख योजना है? तो यदि हम बात करते हैं तो कर्नाटक की जो बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है वो है तुंगभद्रा। कौन सी है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है कर्नाटक की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। दामोदर, भाखड़ा और कोसी का इससे संबंध नहीं है। कर्नाटक की जो तुंगभद्रा नदी पर स्थित योजना है उस योजना का नाम पंपा है। कौन सी? पंपा। इसे पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है जो तुंगभद्रा नदी पर बना है। यह कृष्णा नदी की एक सहायक नदी भी है। बांध धर्मशाला बेल्लारी जिले में है। सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियंत्रण उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली यह एक परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, लगभग लगभग हर किसी को आता होगा ऐसा मेरा मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ लाइन है। कौन सी? रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग लाइन ये भारत से संबंधित नहीं है। यह ब्रिटिश भारत के भारत और पाकिस्तान भाग पंजाब और बंगाल प्रांत के बीच की सीमा थी। इसका नाम इसके वास्तुकार सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था जो सीमा आयोग के संयुक्त अध्यक्ष थे। अतः रेडक्लिफ रेखा सही विकल्प है। ठीक है, रेडक्लिफ लाइन किसमें? भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। ठीक है, आप चाहें तो इसका डिस्क्रिप्शन इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वोत्तम गुणवत्ता का मार्बल यहाँ पर स्थित है। उदयपुर में, मकराना में, आगरा में या जबलपुर में। यदि हम सर्वोत्तम गुणवत्ता के मार्बल की बात करते हैं तो इसे मकराना पत्थर बोलते हैं। और ये मकराना जो है वो कहाँ पर है? मकराना नामक जगह ही है, वहां पर ये स्थित है। ठीक है, सर्वोत्तम गुणवत्ता का मार्बल कहाँ पर है? मकराना में है। मकराना का संगमरमर एक सफेद संगमरमर है जो मूर्तिकला और भवन सजावट में उपयोग के लिए लोकप्रिय है। यह राजस्थान के मकराना शहर में खनन किया गया है जिसका उपयोग ताजमहल और विक्टोरिया स्मारक जैसे प्रतिष्ठित स्मारकों के निर्माण में किया गया था। मकराना मार्बल को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस द्वारा वैश्विक विरासत पत्थर संसाधन के रूप में सूचीबद्ध किया गया, अतः यह सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत कितने देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है? भारत कितने देशों के साथ भूमि सीमा को साझा करता है? ठीक है, तो ये देश कौन कौन से ये बताने आपको। ये 7 देश है।
ठीक है। भारत कितने देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है? 7 देशों के साथ अपनी भूमि सीमा को साझा करता है। ठीक है। भूमि सीमा मतलब जहां के साथ स्थल मार्ग से, मतलब स्थलीय सीमाएं जो हमारी मिली हुई है, जैसे कि मान लो हम अपनी स्थलीय सीमा पाकिस्तान के साथ बांटते हैं, स्थलीय सीमा चाइना के साथ बांटते हैं, स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ बांटते हैं, नेपाल के साथ बांटते हैं, हम बांग्लादेश के साथ बांटते हैं, म्यांमार के साथ भी हमारी स्थलीय सीमाएं लगी हुई हैं। तो इस प्रकार से 7 देश हैं जिनके साथ हम अपनी सीमाओं का निर्धारण करते हैं। देखो, भूटान, बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान जैसे 7 देश के साथ भारत अपनी भूमि सीमा का जो है को साझा करता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ठीक है। भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में कितने हैं? 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं जरा देखिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर और नगर हवेली, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख और पुदुचेरी एकांत केंद्र शासित प्रदेश हैं। अतः बी सही विकल्प है। ठीक है। वर्तमान भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में भारत में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है भारत विश्व की कुल भौगोलिक भूमि का कितना प्रतिशत है? ठीक है। पूरे विश्व की दृष्टि से देखें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी कि बी ऑप्शन। सॉरी, कुछ टेक्निकल गलतियां, फॉल्ट हो रहे हैं। 2.4% भारत का भौगोलिक भूमि का प्रतिशत है। यदि हम कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं, विश्व के साथ इस क्षेत्रफल की तुलना करते हैं, तो हमारे पास कुल कितना है? 2.4। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत आकार में बड़ा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर की भूमि सीमा और 7,516 किलोमीटर की तटीय सीमा के साथ भारत का विश्व के 2.4% क्षेत्र पर भी कब्जा है। अतः भी यहाँ पर सही विकल्प दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य तट पर स्थित नहीं है? लिखा हुआ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। देखिएगा, नीचे के 3 महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक अपनी तटीय रेखाओं को जो है बनाते हैं, तटीय रेखाओं के साथ सीमाएं साझा करते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ जो राज्य है वह अपनी तटीय रेखा यानी कि तटीय तट पर स्थित नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर वो दे रखा है वो क्या है? आपका ए, यानी कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ उत्तर पूर्व में, मध्य प्रदेश के उत्तर में, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के उत्तर में, पूर्व में, सॉरी, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में मध्य प्रदेश, इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में उत्तरी महाराष्ट्र, दक्षिण में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में उत्तरी क्षेत्र में महाराष्ट्र, झारखंड, दक्षिण पूर्व में तेलंगाना और दक्षिण उड़ीसा में आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है। अतः ए यहाँ पर सही विकल्प है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है देहरादून का एक हिस्सा है। देहरादून किसका एक हिस्सा है? यदि हम देहरादून की बात करते हैं तो ये हिमाद्री है, हिमाचल है, शिवालिक है या गढ़वाल पर्वत है। यदि हम देखते हैं तो जो हिमालय में क्या है? शिवालिक श्रेणियां हैं, शिवालिक श्रेणियां हैं। शिवालिक श्रेणी की जो चट्टानें हैं, शिवालिक श्रेणी के जो पर्वत हैं वो देहरादून में स्थित हैं। यहीं पर दून घाटियां हैं।
क्योंकि हमने पढ़ रखा है दून घाटियां कहाँ पर हैं। दून घाटियां जो है आपकी शिवालिक रेंज में आती हैं। तो देहरादून कहाँ पर है, शिवालिक रेंज में आता है। शिवालिक पहाड़ियों को चुरिया पहाड़ियों के रूप में भी जाना जाता है। बाहरी हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में पहले सिंधु नदी से लगभग 2400 किलोमीटर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के करीब फैली हुई है। इसकी चौड़ाई 10.50 किलोमीटर है, अतः सी सही विकल्प है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पश्चिम तटीय पट्टी के दक्षिणी खंड को कहा जाता है। पश्चिम तटीय पट्टी के दक्षिणी खंड को क्या कहा जाता है? तो देखिएगा, पश्चिम तटीय पट्टी के दक्षिणी खंड को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। कौन सा तट? मालाबार तट। सही है, कोंकण तट है और मालाबार तट है, तो यहाँ पर मालाबार है, जबकि कोंकण पूर्वी तट है। पश्चिमी तटीय पट्टी के दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। यह मुख्य भूमि भारतीय उपमहाद्वीप की दक्षिणी पश्चिमी साझा रेखा का एक क्षेत्र है। भौगोलिक रूप से दक्षिणी भारत का सबसे नम क्षेत्र है, क्योंकि यह नमी के नेता मानसून की बारिश को रोकता है, खासकर पश्चिम की ओर पहाड़ी ढलानों पर, अतः डी यहाँ पर सही उत्तर दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं, 22 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, भागीरथी और अलकनंदा नदियां कहाँ पर मिलती हैं? देखिए, भागीरथी और अलकनंदा दो अलग अलग नदियां हैं जो हिमालय के अलग अलग क्षेत्रों से प्रवाहित होती हैं। इन दोनों की ही जो संयुक्त धारा है वो देवप्रयाग में आकर एक देवप्रयाग में संगम है। वहां पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है और यहीं से गंगा आगे बढ़ती हुई मैदानों में आती है और वहां पर वो गंगा के नाम से जानी जाती है। हरिद्वार में भागीरथी और अलकनंदा का जो संयुक्त नाम है वो गंगा हो जाता है और यहीं से क्या है, वो आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रदेश में जो है प्रवेश करती है। यह उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल जिले के एक शहर और नगर पंचायत है। यह अलकनंदा नदी के 5 प्रयागों में से एक है, जहाँ अलकनंदा, सरस्वती और भागीरथी नदियां मिलती हैं। अतः यहाँ पर सही आंसर कौन सा है? बी दे रखा है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, तमिलनाडु में कलपक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? यदि हम तमिलनाडु में कलपक्कम की बात करते हैं तो तमिलनाडु का कलपक्कम क्या है? एक प्रसिद्ध परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। क्या है? प्रसिद्ध परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। तेल रिफाइनरी असम में है, डिगबोई में। चावल उत्पाद आयन इसे नहीं है। हेडल पावर स्टेशन की हम बात करते हैं तो बहुत सारे जो है हेडल पावर स्टेशन बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर कलपक्कम की बात हो रही है तो ये परमाणु ऊर्जा से संबंधित एक स्टेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलपक्कम चेन्नई से 70 किलोमीटर दक्षिण में कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु का एक छोटा शहर है। यह डीई टाउनशिप में है। जिला चेंगलपट्टा एक व्यापक परमाणु ऊर्जा उत्पादन, ईंधन पुनर्संधान और अपशिष्ट उपचार का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों को के लिए प्लूटोनियम ईंधन निर्माण शामिल है। अतः बी विकल्प यहाँ पर सही है। 23, आईएसटी और जीएमटी के बीच समय का अंतर कितना है? आईएमटी और जीएमटी की यदि हम बात करते हैं तो इसके बीच समय कितना है? तो इसके बीच यदि हम समय की बात करते हैं, आईएमटी और जीएमटी के बीच 5.5 घंटे का अंतर है, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट। 5 घंटे 30 मिनट का अंतर किसके बीच में है? आईएसटी और जीएमटी के बीच में। भारतीय मानक समय की गणना उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर में 82.5 डिग्री देशांतर के आधार पर की जाती है, जो लगभग इसी देशांतर संदर्भ रेखा पर स्थित है। अतः यहाँ पर सी विकल्प सही है। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, शब्द एपी सेंटर का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। समुद्री लहरों को, सुनामी को, भूकंप को या ग्लेशियर को? देखिए, समुद्री लहरें, सुनामी और भूकंप, ग्लेशियर, ये सभी कहता है कि जो समुद्री लहरें हैं, सुनामी समुद्री लहरों का ही ऊपर उठना है। भूकंप यानी जो पृथ्वी की भूगर्भीय स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन। ग्लेशियर पृथ्वी के ऊपर स्थित जो है बर्फ का भंडार है। तो शब्द एपी सेंटर का वर्णन कर किस में प्रयोग किया जाता है?
अर्थक्वेक यानी कि भूकंप में शब्द का प्रयोग किया जाता है, किस शब्द में? भूकंप में शब्द का प्रयोग किया जाता है। अधिकेंद्र पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु है जहां अचानक गति का प्रभाव प्रबल रूप से महसूस किया जाता है। यह एक हाइपोसेंटर या फोकस के ठीक ऊपर का बिंदु है, वह बिंदु जहां भूकंप या भूमिगत विस्फोट उत्पन्न होता है। तो सी विकल्प यहाँ पर सही दे रखा है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि नई वीडियो की जानकारी आप तक समय से पहुंच सके। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।